नमस्कार। सुनो कहानी में मैं बसंत गोयल आपको अपनी लिखी एक और कहानी जिसका शीर्षक है बनवारी बाबू सुनाने जा रहा हूँ। आशा है कि मेरी पिछली कहानी शराबी की बेटी की तरह यह कहानी भी आपको पसंद आएगी। घर के सामने इकट्ठी भीड़ को देख बनवारी बाबू का कलेजा धक से रह गया। अचानक यह क्या हो गया? किसी की तबीयत खराब हो गई क्या? कहीं किसी को चोट तो नहीं लग गई? सुबह तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, ज़रूर कोई बड़ी बात हुई होगी, तभी तो इतने सारे लोग जमा हैं। तमाम आशंकाओं के मध्य भीड़ के बीच रास्ता बनाने की कोशिश करते बनवारी बाबू एक एक आदमी से पूछते, अरे भाई क्या हुआ? भीड़ क्यों लगा रखी है? कुछ मुझे भी तो पता चले। किंतु लोग उनकी बातों का जवाब देने के बजाय उचक उचक कर अंदर झांकने की कोशिश में लगे थे। उनमें से एक भी आदमी ऐसा न था जो चिंता और भय से कातर उनका चेहरा देख सके, उनकी मनोदशा पर तरस खा सके। भीड़ को भला किसी की व्यथा से क्या मतलब? वह तो सदा से ही पर दुख में भी अपना आनंद रस तलाशती रही है। बनवारी बाबू आगे बढ़ने की जितनी कोशिश करते, भीड़ धकेल कर वापस उन्हें वहीं पहुंचा देती। अंत में जब उनकी सहन शक्ति जवाब देने लगी तो परेशान हो भीड़ में शामिल एक व्यक्ति को बुरी तरह झिंझोड़ कर गुस्से से पूछा, अरे क्या हो रहा है? मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? आखिर चक्कर क्या है? उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर बनवारी बाबू को भीड़ की ओर धकेलते हुए कहा, जा खुद ही जाकर देख ले चक्कर क्या है। कुछ तो उस व्यक्ति के धक्के ने और कुछ अपने आत्मबल के जरिए भीड़ को लांघते फलांगते वे आखिरकार अंदर जा ही पहुँचे। अंदर का दृश्य देख वे सन्न रह गए। काटो तो खून नहीं, मारे अपमान और शर्म के उनका चेहरा लाल हो गया। क्या देखा? उनकी दोनों बहुएं लता और कुसुम आपस में गुत्थम गुत्था हो रखी हैं और उनके दोनों सुपुत्र विपिन और नितिन अपनी अपनी पत्नी को संभालने की बजाय एक दूसरे पर लाठी ताने खड़े थे। उनकी पत्नी शांति देवी उन्हें छुड़ाने की कोशिश में बुरी तरह हाँफ रही थी। उन चारों मनुष्य रूपी बाजों के सामने शांति देवी की स्थिति किसी नन्ही चिड़िया सरीखी हो रखी थी। लड़के तथा बहुएं कोई भी उनके वश में नहीं आ रहे थे। घर के बाहर लगी शांति निवास की तख्ती आज स्वयं शांति देवी को ही मुंह चिढ़ा रही थी। परिस्थिति जन्य उत्पन्न हुए क्रोध पर बड़ी मुश्किल से नियंत्रण पाते हुए बनवारी बाबू ने उन सबको अलग किया। यूं तो हर घर की भांति इनके घर में भी आपसी नोक झोंक होती रहती थी, परंतु आज जो कुछ हुआ वह इनके लिए अकल्पनीय एवं असहनीय था। बेटे तो बेटे, बहुओं ने भी मर्यादाओं की तमाम सीमाएं लांघ दी। विरासत में मिली मान प्रतिष्ठा, नैतिकता, मानव मूल्य एवं संस्कार रूपी जिस थाती की हिफाजत वे अपनी जान से भी बढ़कर करते आए थे, उसी थाती को उनके प्रतापी पुत्रों एवं वीरांगना बहुओं ने सरे बाजार निवस्त्र कर दिया। उन्होंने अपने बेटों और बहुओं को ऐसी हिकारत भरी नज़रों से देखा मानो वे कोई छूत की बीमारी हों। इसके बाद ऊंची आवाज़ में उन्होंने कहा, क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? यह मेरा घर है, तमाशबीनों की तमाशागाह नहीं जो तुम सब निर्लज्जों की भांति उन्हें तमाशा परोस रहे हो। सारी शर्मो हया क्या बेच खाई? विचार, बुद्धि, विवेक को क्या गंगा जी में दे आए? छी छी करते हुए अपने कमरे में चले गए। सर में दर्द आ गया था, सो पलंग पर लेट गए। चिंता ने भूख प्यास पर भी ताले जड़ दिए, आँखों से नींद भी रूठ चली। आज वह दिन याद आने लगा जब उन्होंने लड़कों की शादी के वक्त दहेज के बजाय संस्कारों को प्राथमिकता दी तथा रूप के बजाय गुणों को अधिक महत्व दिया। पर आज उन्हें लगता है वे ठगे गए। उनका चयन सही नहीं था, तभी तो यह दिन देखना पड़ा। उनकी सोच में
अचानक व्यवधान पड़ा। विपिन तथा नितिन उनके कमरे में आ पलंग पर बैठ गए। दोनों ने एक स्वर में कहा, बाबूजी, बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाता। आप कृपया बंटवारा कर दें। बंटवारा? बनवारी बाबू के मुंह से आश्चर्य मिश्रित आवाज़ निकली। किस चीज़ का बंटवारा कर दूं बेटे? कौन सा धन कमाकर तुम दोनों भाइयों ने मुझे दे रखा है? अरे इतना भी नहीं सोचा? यह बूढ़ा बाप कब तक तुम लोगों को कमा कमा कर खिलाएगा? जब मेरे आराम करने के दिन आए तो तुम दोनों ने मुझे गधा बना छोड़ा। बंटवारा कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? बाबूजी, शर्म कैसी? विपिन ने निर्लज्ज भाव से कहा, आपके बाद सब कुछ हमारा ही तो है। ठीक कहते हो बेटे। एक फीकी सी हंसी हंस बनवारी बाबू ने कहा, एक ऐसी हंसी जो आंसुओं के सागर से तो निकली पर गीली न थी, मगर उसमें जमाने भर का दर्द अवश्य समाहित था। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, यह सच है बेटे कि मेरे बाद सब कुछ तुम्हारा ही है, किंतु उससे भी बड़ा सच यह है कि तुम्हारे बाद सब कुछ तुम्हारे बच्चों का। तो फिर क्यों न आज ही सब कुछ मैं तुम दोनों के बच्चों के नाम कर दूं? आखिर आज नहीं तो कल तुम्हें भी तो वही करना पड़ेगा। अगर कल का झमेला आज ही सलटा लें तो इसमें हर्ज ही क्या है? इतना सुन दोनों भाइयों का चेहरा ऐसा हो गया मानो कहीं से बुरी तरह पिट कर आए हों और रो भी नहीं पा रहे। अपने कहे शब्द विपिन और नितिन को ही भारी पड़ गए तथा उन्हें ही नाग समान डसने लगे। बड़ी मुश्किल से पिता के कमरे से निकल अपने कमरे तक आ पाए। पैर उठाए न उठते थे। चंद कदमों के फासले को तय करने में वे कुत्ते की तरह हाँफने लगे। कुछ समय बाद लता और कुसुम भी उनके कमरे में आ गई। बहुओं पर नज़र पड़ी तो बनवारी बाबू ने कहा, बेटी, क्या तुम भी बंटवारा चाहती हो? बंटवारे में ही क्या तुम्हें अपना सुख दिखता है? इसके बाद क्या इस घर में राम राज्य स्थापित हो जाएगा? उनकी बातें सुन दोनों बहुएं खामोश रही। शायद उनकी आंखों में कुछ पानी अभी भी बाकी बचा था। बड़ी बहू लता की ओर इंगित कर बनवारी बाबू ने कहा, बेटी, क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारा भाई मोहन तुम्हारे पिता से लड़कर हमारे घर आया था तो तुमने कितने सलीके से उसे समझाया था, बिगड़ी बात कितने कायदे से बनाई थी। बहू, सचमुच उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई जब तुमने समझा बुझा कर मोहन को वापस घर भेज दिया। उस घटना के बाद तुम्हारे मायके में फिर कभी अशांति नहीं हुई। बेटी, अपनी उसी बुद्धिमानी का परिचय तुम अपने ससुराल में क्यों नहीं देती? दोहरा मापदंड क्यों अपना रखा है? मायके को जोड़ो, ससुराल को तोड़ो, क्या यही तुम्हारी नीति है? अगर यही नीति है तो फिर मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना। ससुर की बातें सुन लता की आंखों में आंसू आ गए। उसने बनवारी बाबू के पैर पकड़ लिए, रूंधे गले से कहा, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मेरी आंखों पर पड़ी अंधकार की पट्टी खोल दी। अब दोबारा फिर कभी आपको शिकायत का मौका न मिलेगा। इतना कह लता उनके कमरे से निकल गई। इसके बाद छोटी बहू कुसुम से उन्होंने कहा, बेटी, तुम तो बहुत लायक बहू हो मेरी। घर की मान मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा का ख्याल तुम न करोगी तो भला फिर कौन करेगा? स्थिति इतनी भी मत बिगाड़ो कि बाद में संभाले नहीं संभले। तू मैं, शिकवा शिकायत, विचारों में मतभेद, यह भी तो मानव स्वभाव का ही एक अंग है। इन सब का समाधान बंटवारा तो नहीं? अचानक कुसुम बीच में ही बोल पड़ी, बाबूजी, अब और कुछ भी मत कहिए। मुझसे अक्षम्य अपराध हो गया। आप मुझे भी लता दीदी की तरह माफ़ कर दें। रोते रोते कुसुम ने भी बनवारी बाबू के पैर पकड़ लिए। उसे उठाते हुए बनवारी बाबू ने कहा, जाओ बेटी, अपने कमरे में जाओ। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।
इतना कह उन्होंने राहत की सांस ली। आज अशांति की जड़ का ही इलाज उन्होंने कर दिया था। बनवारी बाबू दूसरे दिन चाबी ले दुकान जाने लगे। तभी उन्होंने देखा आंगन में विपिन तथा नितिन सर झुकाए खड़े थे। लता तथा कुसुम भी उनके पास ही खड़ी थी। बनवारी बाबू को देख दोनों बहुओं ने दुकान की चाबी उनके हाथों से लेकर विपिन तथा नितिन को दे दिया तथा कहा, बाबूजी, दुकान इन्हें ही जाने दीजिए, आप आराम कीजिए, आज से एक नई शुरुआत होगी। ये दोनों खूब मेहनत करेंगे, आप अपना आशीर्वाद इन्हें दीजिए। दोनों ने पिता के चरण स्पर्श कर दुकान जाने की इजाज़त मांगी। बनवारी बाबू ने दोनों लड़कों को अपने सीने से लगाकर कहा, मेरे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, वर्णाक्षर में पहले क आता है, फिर ख और बाद में ब। अतः पहले कमाओ फिर खाओ। अगर नौबत ब यानी बंटवारे की आए तो बंटवारा कमाई का करना, पूंजी का नहीं, सुखों का करना, रिश्तों का नहीं। पूंजी एक वृक्ष के समान है, अगर मेहनत रूपी पानी से सींचोगे तथा ईमानदारी की खाद डालोगे तो जड़ हमेशा हरी रहेगी, फल भी ज़्यादा लगेंगे। फलों का बंटवारा कर लेना बेटा, किंतु वृक्ष को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश मत करना। मन लगाकर मेहनत करो, एक दुकान से कमाकर दूसरी दुकान बनाओ, एक मंजिला मकान को 2 मंजिले की शक्ल दो, अपनी अपनी काबिलियत दिखाओ। बंटवारे की आवश्यकता ही क्या है, कमाओगे तो समस्याएं भी दूर भागेंगी। शांति तथा प्रेम से मिलजुल कर रहो, एक और एक मिलकर 11 होते हैं, हमेशा याद रखना। कहते कहते उनके कंठ अवरुद्ध हो गए। मन का संताप आँखों के रास्ते बह निकला। डबडबाई आँखों से लड़कों को दुकान जाते वे तब तक देखते रहे जब तक वे आँखों की हद में थे। धन्यवाद। मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे फिर एक नई कहानी लिखने और सुनाने का अवसर मिल सके।